नमस्कार। आज के गणित शिक्षण में मैं रश्मि परमार, प्रवक्ता गणित, विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड, आपका स्वागत करती हूँ। आज के इस सत्र में हम कक्षा 11 की गणित पुस्तिका के अध्याय पहले के पाठ समुच्चय के तीसरे भाग का अध्ययन करने जा रहे हैं। आज के हमारे चर्चा के बिंदु इस प्रकार से हैं। समुच्चय का पूरक किसे कहते हैं? पूरकों का गुणधर्म क्या होता है? पूरकों पर आधारित वेन आरेख किस प्रकार से बनाए जाते हैं? समुच्चयों की संक्रियाओं पर आधारित वेन आरेख किस प्रकार से बनाए जाते हैं? और वेन आरेख के माध्यम से डी मॉर्गन नियम का सत्यापन करें। अब हम पढ़ेंगे समुच्चय का पूरक। मान लीजिए U एक सार्वत्रिक समुच्चय है और A U का एक उप समुच्चय है। तो A के पूरक U के उन अवयवों का समुच्चय है जो A के अवयव नहीं है। इसे हम प्रतीकात्मक रूप में A का पूरक इस प्रकार से लिखते हैं। A का पूरक इस प्रकार से निरूपित करते हैं। माना कि हमारे पास कोई समुच्चय A है जिसके की अवयव 1, 2, 3, 4 है और हमारे पास कोई यूनिवर्सल सेट U सार्वत्रिक समुच्चय U है जिसके की अवयव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। अब पूरक की परिभाषा से A का पूरक, A का पूरक, A का कॉम्प्लीमेंट U के उन अवयवों का समुच्चय है जो A में नहीं है। A समुच्चय में आपके पास अवयव हैं 1, 2, 3, 4। तो U से आपके इन अवयवों को छोड़कर शेष अवयव जो सार्वत्रिक समुच्चय के बनेंगे वो A के पूरक में सम्मिलित किए जाएंगे। ये हो जाएंगे आपके पास 5, 6 और 7। वेन आरेख के माध्यम से इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। ये आयतीय क्षेत्र में हमारे पास एक सार्वत्रिक समुच्चय U दिया गया है और इसके अंदर U का एक उप समुच्चय A है। A के जो अवयव हैं इस वृत्ताकार क्षेत्र के अंदर हैं। अब हम इसका अगर पूरक देखना चाहेंगे तो U के वो अवयव जो A में नहीं है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि जो ये नीला क्षेत्र आयत के अंदर बना हुआ है यह A में सम्मिलित नहीं है। तो ये पूरा का पूरा नीला छायांकित क्षेत्र A का पूरक कहलाएगा। अब पूरकों के कुछ गुणधर्म हैं। पूरक का नियम A को अगर हम उसके पूरक के साथ उसका सम्मिलन करें तो दोनों मिलकर सार्वत्रिक समुच्चय U बनाते हैं। A का यदि हम उसके पूरक के साथ सर्वनिष्ठ करें तो A में A के अवयव हैं और A के पूरक में A का कोई भी अवयव नहीं है। तो दोनों ही समुच्चय A तथा A के पूरक में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है तो हमारे पास रिक्त समुच्चय प्राप्त होता है। A यूनियन A का पूरक बराबर होता है सार्वत्रिक समुच्चय। A इंटरसेक्शन A का पूरक बराबर हमको प्राप्त होता है रिक्त समुच्चय। डी मॉर्गन का नियम नेक्स्ट इसका गुणधर्म है A यूनियन B दोनों का यदि हम पूरक ज्ञात करें तो वो बराबर होता है A का पूरक इंटरसेक्शन B का पूरक। इसका दूसरा नियम है A इंटरसेक्शन B का पूरक बराबर A का पूरक यूनियन B का पूरक। तीसरा गुणधर्म है इसका द्विपूरक नियम, यानी A का पूरक और उसका पुनः हम पूरक ज्ञात करते हैं तो पुनः वापस हमको A समुच्चय प्राप्त होता है। चौथा नियम है फाई का पूरक और U के नियम। फाई का पूरक, फाई मीन्स, फाई का मतलब कुछ नहीं, रिक्त समुच्चय, कुछ भी नहीं आएगा इसके अंदर। फाई, अब फाई का पूरक यदि हम इसका पूरक कहते हैं तो इसका मतलब सब कुछ, यानी कि फाई को छोड़कर
बाकी सब कुछ यानी यू। तो फाई का पूरक बराबर यू। यू का पूरक बराबर फाई कहने का अर्थ यू मतलब सब कुछ, जितने भी अवयव हैं सब उसमें सम्मिलित हो रखे हैं। और अगर हम यू का पूरक कहेंगे तो इसका अर्थ है कुछ भी नहीं, हमारे पास रिक्त समुच्चय हमको प्राप्त होता है। इसी पर आधारित हम कुछ वेन आरेख बनाने का प्रयास करेंगे। पहला प्रॉपर्टी जो हमारे पास पूरकों की है वह इस प्रकार से है, ए यूनियन ए का पूरक बराबर सार्थिक समुच्चय। हमारे पास एक सार्थिक समुच्चय है जो कि यू एक आयतीय क्षेत्र में है और इसका एक उप समुच्चय हमने ले लिया है ए। तो ए तो ये वाला क्षेत्र है जो वृत्ताकार क्षेत्र में दे रखा है पीले रंग का, और ए का पूरक इस हरे क्षेत्र में हमने प्रदर्शित कर रखा है। यूनियन का मतलब होता है सम्मिलन, दोनों को मिलाकर। तो दोनों को मिलाकर जो क्षेत्र बन रहा है ये पूरा का पूरा सार्वत्रिक समुच्चय का क्षेत्र हमारे पास प्राप्त हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय, यानी पूरा क्षेत्र ए और ए का पूरक। ए तो ये क्षेत्र है और हरा क्षेत्र ए का पूरक है, दोनों मिलकर हमको क्या दे रहे हैं, हमारे को सार्वत्रिक समुच्चय दे रहे हैं। इसी में अगर हम दूसरे नियम को अगर देखना चाहें तो देखिए, ए इंटरसेक्शन ए का पूरक, ए यानी कि यह ए समुच्चय, इंटरसेक्शन यानी कि सर्वनिष्ठ ए के पूरक के साथ। ए का पूरक मतलब ए को छोड़कर। अब ए और ए को छोड़कर जो क्षेत्र है ये वाला क्षेत्र है, जैसे कि हमने पिछले अध्याय में भी पढ़ा था कि दोनों में उभयनिष्ठ छायांकित किया जाएगा, वह क्षेत्र हमारा किस में आ जाएगा, हमारे उभयनिष्ठ क्षेत्र में आएगा, यानी कि सर्वनिष्ठ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर कोई भी क्षेत्र उभयनिष्ठ नहीं है, तो ए और ए का पूरक क्या हो जाएगा, फाई। फाई यानी कि रिक्त समुच्चय। अगला हम देखने जाएंगे कि ए का पूरक और उसके पूरक का हमारे पास किस तरह से पुनः ए समुच्चय प्राप्त होता है। हमारे पास यह एक सार्वत्रिक समुच्चय यू है और उसमें एक समुच्चय ए है। ए का पूरक, हमारे पास ए का पूरक ये ए है और ए का पूरक ये पूरा क्षेत्र ए के पूरक में आता है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र ए के पूरक में आता है। अब इस जो क्षेत्र हमने अभी ये छायांकित किया है हरे क्षेत्र में, इस क्षेत्र का पुनः पूरक ज्ञात करेंगे। पूरक कहने का अर्थ है इस क्षेत्र को छोड़कर बाकी जो शेष रह जाए। तो इस क्षेत्र को छोड़कर जो हमने छायांकित किया हुआ है, इस क्षेत्र को पुनः छोड़कर हमारे पास यह पीले रंग का क्षेत्र प्राप्त होता है। तो यह हमारे ए के पूरक का पूरक प्राप्त हो रहा है, यानी कि पुनः वापस हमको ए समुच्चय प्राप्त होता है। अब हमने वेन आरेख के माध्यम से निरूपित करना है कि ए का पूरक इंटरसेक्शन बी का पूरक किस प्रकार से बनेगा। हमारे पास एक ये सार्वत्रिक समुच्चय यू है, इसका एक उप समुच्चय हम के ले रहे हैं। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि ए का पूरक, ए का पूरक यानी कि इस लाल क्षेत्र को छोड़कर जो शेष क्षेत्र बच गया है ये ए का पूरक कहलाएगा। तो ये देखिए जो क्षेत्र छूटा हुआ है ये ए का पूरक। अब हम इसी सार्वत्रिक समुच्चय का दूसरा उप समुच्चय ले रहे हैं बी। बी जो कि नीले रंग में दर्शाया गया है। बी का पूरक, बी का पूरक कहने का अर्थ है कि बी के क्षेत्र को छोड़कर शेष जो क्षेत्र बाकी रह जाए। तो ये देखिए बी के क्षेत्र को छोड़कर जो शेष क्षेत्र हमारे पास रह रहा है, बच रहा है, कुछ इस प्रकार से। अब इन दोनों में सर्वनिष्ठ यानी कि कॉमन क्या है,
दोनों में ही सर्वनिष्ठ जहाँ पे आपके पास डबल शेडिंग का एरिया प्राप्त हो रहा है वो दोनों के ही उत्तर का क्षेत्र है। तो डबल शेडिंग का एरिया हमारे पास ये प्राप्त हो रहा है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ए का पूरक इंटरसेक्शन बी का पूरक, जहां पे भी डबल शेडिंग आपके उत्तर में आ रही है। ये डबल शेडिंग पूरा क्षेत्र जो डबल शेडिंग का है वो आपका उत्तर ये क्षेत्र है, ए का पूरक इंटरसेक्शन बी का पूरक। अगला हमने शो करना है कि ए यूनियन बी का पूरक किस प्रकार से वेन आरेख के माध्यम से बनाया जाएगा। हम फिर से एक सार्थक समुच्चय ले लेंगे जो कि हरे रंग के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। इसमें हमने ए समुच्चय ले लिया है, इसी में हमने बी समुच्चय ले रखा है, इसका एक उप समुच्चय। अब ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यानी कि दोनों ही क्षेत्र को मिलाकर जो क्षेत्र बना है वो है ए यूनियन बी। अब इसका पूरक यानी ए और बी को छोड़कर जो शेष क्षेत्र बाकी रह जाता है वो आपका ए यूनियन बी का पूरक कहलाता है। तो ए का क्षेत्र आपके पास ये है और इसको छोड़कर शेष क्षेत्र जो रह गया है वो आपके पूरक में का उत्तर देगा। यानी कि ये जो हरे रंग का क्षेत्र है ये ए यूनियन बी के पूरक का क्षेत्र है। अब हमें ए इंटरसेक्शन बी का पूरक ज्ञात करना है, तो इस प्रकार से हम एक आर्थिक समुच्चय यू ले लेंगे, इसी में हम एक इसका उप समुच्चय ए लेंगे और इसी में हम इसका दूसरा उप समुच्चय बी लेंगे। अब ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों का सम्मिलित क्षेत्र, ए लाल रंग से, बी नीले रंग से, दोनों का उभयनिष्ठ क्षेत्र के बीच का क्षेत्र हमें प्राप्त हो रहा है। अब इसका हमने पूरक ज्ञात करना है। पूरक कहने का अर्थ है इस क्षेत्र को छोड़कर शेष क्षेत्र। तो यहाँ जो बीच का क्षेत्र है इसको छोड़कर जो शेष क्षेत्र बाकी रह गया है वो क्या कहलाएगा? कि पूरा का पूरा जो शेष क्षेत्र हमारे पास आर्थिक समुच्चय में बाकी रह गया है आयत के अंदर, केवल इस उभयनिष्ठ क्षेत्र को छोड़कर, तो यहाँ हमारा ए इंटरसेक्शन बी का पूरक कहलाता है। अगला हम करने जा रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो इसके लिए भी हमने एक आर्थिक समुच्चय ले लिया है यू, इसमें हमारा एक समुच्चय है ए और दूसरा समुच्चय ई। ए इंटरसेक्शन बी दोनों का उभयनिष्ठ क्षेत्र, ए और बी का उभयनिष्ठ क्षेत्र जो कि यहाँ है। अब इसमें हम एक और समुच्चय लेंगे सी, ए इंटरसेक्शन सी यानी ए और सी का उभयनिष्ठ क्षेत्र, ए और सी का उभयनिष्ठ क्षेत्र ये हो गया। अब दोनों का हमने सम्मिलन ज्ञात करना। ए इंटरसेक्शन बी जो हमारा यह उभयनिष्ठ क्षेत्र था और ए इंटरसेक्शन सी जो कि हमारा यह ए और सी का उभयनिष्ठ क्षेत्र था। अब यूनियन का अर्थ है कि दोनों का सम्मिलन, दोनों को मिलाकर जो क्षेत्र बना हुआ है, तो दोनों को मिलाकर हमारे पास ये जो छायांकित क्षेत्र है ये पूरा का पूरा हमारा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी में आता है। अब हम एक डी मॉर्गन नियम को वेन आरेख के माध्यम से सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। हम एक सार्थक समुच्चय ले लेंगे यू, जिसमें कि अवयव हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 अवयव हैं। अब इस सार्थक समुच्चय का हमने एक उप समुच्चय ले लिया है ए
जिसके कि अवयव हैं 2, 4, 6 और 8। 2, 4, 6 और 8। इसी का हमने अन्य उप समुच्चय सार्थक समुच्चय का ले लिया है बी, इसके की अवयव हैं 2, 3, 5 और 7। 2, 3, 5 और 7। तो ये हमारे पास ए का और ये हमारे पास बी का क्षेत्र प्राप्त होता है। अगर हम देखना चाहेंगे कि ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यानी कि दोनों को मिलाकर क्षेत्र, ए यूनियन बी यानी कि इन दोनों को मिलाकर क्षेत्र हमें मिला हुआ है। ए यूनियन बी जिसमें कि हमारे अवयव आ रहे हैं 2, 3, 4, 5, 7, 6, 7 और 8। अब इसका हमने पूरक याद करना है। ए यूनियन बी में ये पूरा छायांकित क्षेत्र है, ए और बी का छायांकित क्षेत्र। अब इसका पूरक का अर्थ है इस क्षेत्र को छोड़कर शेष क्षेत्र, इस क्षेत्र को छोड़कर जो शेष क्षेत्र है वो आपका यहाँ पर है, जिसमें कि अवयव हैं हमारे पास 9, 1 और 9। तो इसी तरह से अगर हम निकालने का प्रयास करेंगे ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यानी ए और बी को मिलाकर आपने अवयव लिखने हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब हम इसका पूरक निकालेंगे ए यूनियन बी का, ए यूनियन बी का पूरक। ए यूनियन बी का पूरक कहने का अर्थ है सार्थिक समुच्चय के वो अवयव जो ए यूनियन बी में नहीं है। तो सार्थिक समुच्चय वो अवयव जो ए यूनियन बी में नहीं है वो है 1 और 9, 1 और 9। जैसा कि आप छायांकित क्षेत्र में भी देख सकते हो, यहाँ पर दोनों ए यूनियन बी, ये ए है और ये बी है, इन दोनों का सम्मिलन है 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। और इनको छोड़कर जो शेष अवयव बच गए हैं वो है 1 और 9, जो ए यूनियन बी के पूरक में सम्मिलित हैं। अब हमने सिद्ध करना है कि ए का पूरक इंटरसेक्शन बी का पूरक इसी के बराबर होता है, यानी ए यूनियन बी के पूरक के बराबर होता है। ए का पूरक कहने का अर्थ है यू के वो अवयव जो ए में नहीं है। तो यू के वो अवयव जो ए में नहीं है वो है 1, 2 है, 3 नहीं है, 4 है, 5 नहीं है, 6 है, 7 नहीं है, 8 है और 9 नहीं है। अब हम निकालेंगे बी का पूरक। का पूरक यानी बी के अवयवों को छोड़कर शेष अवयव 1 नहीं है, इसके बाद 2 है, 3 है, 4 नहीं है, इसके बाद 5 है, 6 नहीं है और इसके बाद आपके पास 7 है, 8 नहीं है और 9 नहीं है। तो ए का पूरक इंटरसेक्शन बी का पूरक, इंटरसेक्शन का अर्थ है दोनों में उभयनिष्ठ। तो दोनों में उभयनिष्ठ 1, 9, 1 और 9। तो हमारे पास आएगा 1, 9। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ए यूनियन बी का पूरक हमने ज्ञात करा था 1,9 आया था, उसी तरह से ए का पूरक इंटरसेक्शन बी का पूरक 1,9 आया है, जो कि हमारे यहाँ ये अवयव है 1 और 9। तो इस तरह से हमारा डी मॉर्गन का एक नियम सिद्ध होता है। अब इसी पर हमने जो कुछ अध्ययन किया है उसी पर आधारित हमारा प्रश्न है, हमारा मूल्यांकन हमने करना है। मूल्यांकन के लिए हमने एक प्रश्न लिया है कि यदि U कोई समुच्चय है, सार्थिक समुच्चय है, जिसके की अवयव हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इसी के उप समुच्चय हमारे को दिए हैं A बराबर 1, 2, 3 और 4,
बी समुच्चय है, यू का उपसमुच्चय 2, 4, 6 और 8 और पी उप समुच्चय है सार्थक समुच्चय का 3, 4, 5 और 6। हमने ज्ञात करना है ए का पूरक। ए का पूरक कहने का अर्थ है ए में जो अवयव सम्मिलित हैं उनको छोड़कर यू के शेष अवयव। तो ए में अवयव है 1, 2, 3, 4, बाकी शेष अवयव कौन रह गए हमारे पास 5, 6, 7, 8 और 9। तो ये हमारे इसमें इस ए के पूरक में सम्मिलित हो जाएंगे। 1, 2, 3, 4 अवयव उसमें है 5, 6, 7, 8 और 9। ये ए के पूरक समुच्चय हमें प्राप्त होता है। अब हमने ज्ञात करना है ए यूनियन सी का पूरक। ए यूनियन सी का पूरक ज्ञात करने के लिए पहले आप लोग ए यूनियन सी को ज्ञात करोगे, उसके पश्चात उसका पूरक ज्ञात करोगे। ए यूनियन सी में जो अवयव होंगे उसका पूरक ज्ञात करने के लिए आप यू के वो अवयव लिखोगे जो ए यूनियन सी में नहीं है। इसी तरह से आपने ज्ञात करना है बी माइनस सी का पूरक। बी माइनस सी यानी कि बी और सी का अंतर। बी के वो अवयव लिखने हैं जो सी में नहीं है। उसके बाद आपने उसका पूरक ज्ञात करना है। इसके पश्चात चौथे प्रश्न में ए का पूरक ज्ञात करना है और पुनः उसका पूरक ज्ञात करना है। तो ए का पूरक जैसे कि हम अभी ज्ञात कर चुके हैं है हमारे पास 5, 6, 7, 8 और 9। अब इसी का हमने पूरक हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हमें इसी का पूरक पुनः ज्ञात करना है। पूरक ज्ञात करने का अर्थ है कि जो ये अवयव हैं सार्थक समुच्चय में से छोड़कर उन अवयवों को शेष अवयवों को हम लिखेंगे। तो शेष अवयव हमारे पास हैं 1, 2 और 4। ताकि आप देख सकते हो कि ए का पूरक बराबर हमारे को प्राप्त होता है ए, जो कि पूरकों के नियम में भी सम्मिलित है। इसी के पश्चात आपने दूसरे प्रश्न में ए का पूरक यूनियन बी के पूरक के लिए एक उपयुक्त वेन आरेख आपने बनाना है। आज हमने अपने इस सत्र में चर्चा की समुच्चय का पूरक क्या होता है, उनके गुणधर्म क्या हैं, पूरकों पर आधारित वेन आरेख किस प्रकार से बनाए जाते हैं, समुच्चय की संक्रियाओं पर आधारित वेन आरेख किस प्रकार बनते हैं और वेन आरेख के माध्यम से डी मॉर्गन का नियम का सत्यापन किस प्रकार किया जा सकता है। आज का आपका गृह कार्य है कि आपने विभिन्न प्रजातियों के जानवरों का समूह लेना है। उन समूह को आपने उनके आवास तथा उनके खान पान के आधार पर वर्गीकृत करते हुए विभिन्न प्रकार के समुच्चयों को निरूपित करना है और उस पर आधारित आपने वेन आरेख बनाने का प्रयास करना है। आज के इस सत्र में बस इतना ही। मिलते हैं अगले सत्र में फिर से। धन्यवाद।